साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सतगुरु की सीख। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, गुरुवर सप्तम नाथ जी नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य रतन थे। अपने शिष्यों के सर्वांगीण विकास के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। वे केवल किताबी ज्ञान नहीं प्रदान कर वास्तविक अनुभव सिद्ध ज्ञान प्रदान करने में विश्वास रखते थे। कक्षा के सीमित वातावरण में ही कैद रखने की जगह पर अपनी शिष्य मंडली को प्राकृतिक में ब्रह्मा जीव और जगत के सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्यों का भी ज्ञान कराते। उनके शिष्य भी अपने उन मित्र, मार्गदर्शक और माता पिता की भूमिका निभाने वाले का सच्चे हृदय से सम्मान करते थे। कभी कभी वे अपने शिष्यों का जीवन संवारने के लिए नई नई युक्तियों का भी सहारा लेते। उनकी शिष्य मंडली में समाज के सभी वर्गों के छात्र थे, सामान्य जन से लेकर राजकुमार तक। एक बार गुरुदेव शिष्य मंडली के साथ हरे भरे वन्य प्रदेश का परिभ्रमण कर रहे थे। प्राकृतिक सुषमा का अवलोकन करते, लता वनस्पति आदि के गुण दोष का परिचय कराते हुए गुरुजी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी शिष्य मंडली में उस समय मगध का राजकुमार भी था। वह स्वभाव से जिज्ञासु विनम्र और गुरु की आज्ञा को मानने वाला था। गुरुदेव की उस पर विशेष कृपा रहती थी। उसके मन में आचार्य श्री के श्री चरणों में सच्चा अनुराग था। चलते चलते गुरुदेव एक स्थान पर ठिठक कर खड़े हो गए। उनका हाथ कांपा और उनके हाथ से छड़ी गिर गई। राजकुमार ने दौड़कर छड़ी उठाई और गुरुदेव के हाथों में पकड़ा दी, किंतु बिना बादल बिजली गिरने की तरह गुरुदेव ने उसकी पीठ पर पूरे जोर से प्रहार कर दिया। अब वो राजकुमार चोट से तिलमिला उठा। उसकी पीठ पर चोट का निशान बन गया और वहां से रक्त भी निकल आया। चौंक कर राजकुमार ने पूछा, गुरुदेव मुझसे क्या चूक हुई? बताइए ना, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हो गया? गुरुदेव ने जवाब नहीं दिया, प्रीतिपूर्ण स्वर में भी बात नहीं की। केवल इतना ही बोले कि समय पर इसका उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। साध संगत जी, कालचक्र चलता गया। गुरुकुल से लौटकर शिष्य मगध का राजा बन गया, किंतु जब कभी वो एकांत में बैठता तो गुरु के अप्रत्याशित प्रहार का दंश उसे व्यग्र कर देता। अब कहते हैं कि समय सबसे कारगर मरहम है जो सभी घावों को ठीक कर देता है। एक दिन राजसभा में किसी कार्यवश गुरु का पदार्पण हुआ। उन शिष्य ने पूरे मन से गुरु की वंदना की, उनके अभीष्ट कार्य को पूरा किया। वह अभी भी उस दिन की घटना को पूरी तरह भूल नहीं पाया था। अतः उसने गुरु से प्रश्न कर ही दिया कि गुरुदेव, वनस्थली में परिभ्रमण करते हुए उस दिन आपको क्या हो गया था? अकारण ही मैं आपका कोप भाजन क्यों हो गया? गुरुदेव हंसने लगे, कहने लगे, वत्स, उस दिन मैंने तुम्हें पीटा कहाँ था? मैंने तो तुम्हें पढ़ाया ही था। हाँ, मेरी उस दिन की विधि अन्य दिनों से बिल्कुल अलग थी। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के भावी कल्याण के लिए वैसा किया था। मैं जानता था कि भविष्य में तुम्हें सम्राट बनना है, जिसमें सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में तुम्हें दंड विधान भी करना होगा। तुम प्रमाद से किसी निरपराध प्राणी को दंड ना दे बैठो। इस उद्देश्य से मैंने निरपराध व्यक्ति को अकारण दंड दिए जाने से कितना कष्ट होता है, इस तथ्य का तुम्हें अनुभव कराया। तुम पूर्णतः सोच विचार कर ही किसी व्यक्ति को दंड देना, यही मेरा अभिप्राय था। राजा ये सुनकर अपने गुरु के चरणों में झुक गया और गुरु की पगधूली राजा ने माथे से लगाई। साध संगत जी, जब भी आपका गुरु आपको कोई भी चीज़ सिखाए तो उसे ध्यान से सुनिएगा और उस बात को अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से ज़रूर अपनाइएगा। किसी शहर में एक गुरु और उनका शिष्य रहते थे। वो बहुत ही सुंदर खिलौने बनाते और दिन भर बनाए हुए खिलौनों को शाम के समय बाजार जाकर बेच आते। गुरु के बनाए खिलौनों की अपेक्षा शिष्य के द्वारा बनाए गए खिलौने अधिक दाम में बिकते थे। इसके बाद भी गुरु शिष्य को रोजाना काम में अधिक मन लगाने और अधिक सीखने की शिक्षा दिया करते थे। गुरु शिष्य को कहते कि काम में और मेहनत करो, हाथ में सफाई लाओ। शिष्य सोचता कि मैं गुरु से अच्छे खिलौने बनाता हूँ, इसीलिए गुरु को मुझसे ईर्ष्या है। आखिरकार शिष्य ने एक दिन गुरु से कह ही दिया, गुरुदेव
आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप मुझे हमेशा काम पर अधिक मन लगाने के लिए जोर देते हो। यह आपको पता है कि मेरे बनाए खिलौने आपसे अधिक कीमत में बिकते हैं। गुरुजी ने बिना किसी उत्तेजना के शिष्य की बात का जवाब दिया। बेटा, आज से 20 साल पहले मुझसे भी ऐसी ही भूल हुई थी। तब मेरे गुरु के खिलौने भी मुझसे कम दाम में बिकते थे। वे भी मुझसे अपना काम और कला को लगातार सुधारने के लिए कहा करते थे। मैं उन पर बिगड़ गया था और फिर अपनी कला का विकास नहीं कर पाया। अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो। ये सुनते ही शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ और उस दिन से वो शिष्य जी जान से अपने हुनर को बढ़ाने में लग गया और बड़ा होकर वो एक बहुत बड़ा कलाकार बना। साथ संगत जी, अपनी भूल अपने ही हाथों सुधर जाए तो यह इससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। हम अधिकतर दूसरों के गुणों की अपेक्षा उनकी गलतियों से अधिक सीख सकते हैं। जीवन में अगर गुरु अच्छा हो या हमें समझाने वाला इंसान बेहतर हो तो व्यक्ति तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जाता है। अगर हम गुरु की बातों को दरकिनार करते हैं तो हम खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाए, चाहे वह आपके टीचर हों या आपके माता पिता, उनकी कही गई बातों को ध्यान से सुने और उन्हें अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से अपनाएं। साथ संगत जी, एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था बिरजू। सब उन्हें बिरजू काका कहा करते थे। गांव में सब उनकी इज्जत करते थे, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक। हर कोई उनके ज्ञान का कायल था। जब भी किसी को कोई समस्या होती या सलाह लेनी होती तो ज़ुबान पर एक ही नाम आता था, बिरजू काका। एक बार गांव में ही एक विवाह समारोह के बाद रिसेप्शन पार्टी थी। तकरीबन सभी गांव के लोग वहां मौजूद थे, बिरजू काका भी थे। ऐसे ही मंच पर जब बिरजू काका नव जोड़े को शुभकामनाएं देने पहुंचे तो लड़के के पिता ने बिरजू काका से कहा कि वो अपने ज्ञान से नव जोड़े का उचित मार्गदर्शन करें ताकि इन बच्चों का आने वाला समय सुखमय बना रहे। बिरजू काका पहले तो मुस्कुराए, फिर जेब से 100 रुपये का नोट निकालकर लड़के को देते हुए बोले, इसे मसलकर फेंक दो। इस बात को सुनकर लड़का और लड़की सहित मंच पर खड़े व्यक्तियों ने हैरानी से बिरजू काका को देखा। आखिर लड़के ने कहा, काका, रुपए तो लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है ना, तो मैं लक्ष्मी जी का तिरस्कार क्यों करूं? तब बिरजू काका बोले, शाबाश बेटा, यदि तुम लक्ष्मी जी के स्वरूप का सम्मान करते हो तो ध्यान देना, तुम्हारे साथ भी एक लक्ष्मी जी का रूप लिए तुम्हारी जीवन साथी खड़ी है। इस बात को सदा याद रखना। ये अपना परिवार, माता पिता, भाई बहन सब छोड़कर तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के साथ स्वयं को समर्पित करने आई है। इसकी हमेशा इज्जत करना, सम्मान करना। लड़का और उसके माता पिता सहित मंच पर उपस्थित सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। इससे पहले कि बिरजू काका कुछ कहते, दुल्हन बनी लड़की काका के पैरों में झुककर बोली, काका, आप मुझे भी आने वाले जीवन के लिए शिक्षा दीजिए। बिरजू काका ने तुरंत कुछ फूल, धागा और सुई को मंगवाया और लड़की से माला बनाने को कहा। लड़की ने माला बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में एक सुंदर माला बनाकर बिरजू काका को पकड़ाते हुए बोली, देखिए काका, सही बनी है ना? बिरजू काका बोले, बहुत सुंदर। अच्छा, अब इसे ध्यान से देखकर बताओ तुम्हें क्या दिखता है? दुल्हन बोली, एक सुंदर माला। काका कहने लगे, बस? दुल्हन कहने लगी, जी। काका बोले, बिटिया, यही है तुम्हारी शिक्षा। ये जो फूल देख रही हो ना, ये फूल हैं तुम्हारे इस नए परिवार के प्राणी, माता पिता, देवर, ननद आदि रिश्तेदार। और बेटा, इस माला में सबसे ज़रूरी, इन सबको जोड़कर रखने वाला जो कि दिखाई नहीं देता, वो है धागा, जो तुम्हें बनना है। सबको एक साथ एक सूत्र में बांधे रखने का हुनर इस धागे में होता है। बस यही गांठ बांध कर रखना। तुम्हें इस माला को, इसके हर एक फूल को बांध कर रखना है। तुम्हारे आने वाला कल ही नहीं, वरन वर्षों वर्ष तक की पीढ़ियां सुखित जीवन व्यतीत करेंगी। सभी ने तालियां बजाकर बिरजू काका का अभिवादन किया। बिरजू काका ने लड़का और लड़की दोनों को एक बहुत अच्छी सीख दी थी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।